चलिए बात करते हैं एक ऐसी रात की जो इतिहास बदलने वाली थी। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा। 1 मई 2011 की वो रात, वो इतनी गोपनीय थी कि दुनिया को इसकी भनक भी तब लगी जब मिशन पूरा हो चुका था। तो आज हम उसी रात की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जिस रात ने आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस ग्लोबल लड़ाई का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि ये 10 साल लंबे इंतजार और अनगिनत बलिदानों का नतीजा था। लेकिन इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जो इस सबके केंद्र में था। आखिर कौन था ओसामा बिन लादेन? कैसे एक अमीर सऊदी परिवार का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन गया? इसकी जड़ें 1980 के दशक के अफगानिस्तान में हैं। तो हुआ ये कि जब सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग छिड़ी तो उसने मुजाहिदीनों का साथ दिया और यहीं पर उसने अपने संगठन अल कायदा की नींव रखी। लेकिन जैसे ही सोवियत सेना वापस गई, उसका निशाना बदल गया। अब उसका दुश्मन था अमेरिका, और इसी नफरत ने 11 सितंबर 2001 को उस हमले को जन्म दिया जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 9/11 के हमलों ने अमेरिका को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया, हम ओसामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ेंगे। और बस इसी ऐलान के साथ इतिहास के सबसे बड़े मैनहंट की शुरुआत हो गई। अब बिन लादेन सिर्फ एक आतंकवादी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे वांछित व्यक्ति था। CIA ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब ड्रोन आसमान में थे, सैटेलाइट हर हरकत पे नजर रख रहे थे और जमीन पर हजारों जासूस काम कर रहे थे। लेकिन बिन लादेन तो जैसे किसी साये की तरह गायब हो गया था। साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गईं और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद वो अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब लग रहा था कि सारी दुनिया हार मान रही है, तब CIA की एक छोटी लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड टीम, जिसे द सिस्टरहुड के नाम से जाना जाता है, ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर हम बिन लादेन को सीधे नहीं ढूंढ सकते तो क्यों ना उसके सबसे करीबी लोगों को ढूंढा जाए। और यही सोच इस 10 साल लंबी खोज में एक गेम चेंजर साबित हुई। उनकी सालों की मेहनत ने उन्हें एक नाम तक पहुंचाया, अबू अहमद अल कुवैती, जो बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक था। उसे ट्रैक करते करते CIA पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक बड़े ही अजीब से कंपाउंड तक पहुंची। ऊंची ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और न कोई इंटरनेट, न कोई फोन लाइन। और सबसे अजीब बात, एक लंबा सा आदमी जो रोज आंगन में टहलता था लेकिन कभी बाहर नहीं आता था। CIA ने उसे कोड नेम दिया द पेसर। महीनों की खुफिया निगरानी के बाद CIA का शक यकीन में बदलने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि द पेसर कोई और नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन ही है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसकी संभावना सिर्फ 60% थी। अब सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को इसी 60% के भरोसे पर इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेना था। जब ये खुफिया जानकारी प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सामने रखी गई तो उनके पास 2 रास्ते थे। एक, ड्रोन से हमला कर दो जिसमें आम लोगों के मारे जाने और सबूत नष्ट होने का खतरा था, या फिर एक बेहद जोखिम भरा जमीनी मिशन करो जिसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। ओबामा ने ज्यादा जोखिम वाला रास्ता चुना। उन्होंने जमीनी हमले को हरी झंडी दे दी। और इसी फैसले से जन्म हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का। इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया अमेरिकी नौसेना की सबसे एलीट और सबसे खतरनाक यूनिट को, सील टीम 6। मतलब ये वो सैनिक थे जिन्हें सिर्फ नामुमकिन लगने वाले कामों के लिए ही बुलाया जाता था। 23 नेवी सील कमांडो, 2 खास तौर पर बनाए गए स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ये मिशन इतना ज्यादा खुफिया था कि जिस देश में यह होने वाला था, यानी पाकिस्तान, उसे भी कोई खबर नहीं दी गई। 1 मई 2011 के अंधेरी रात में वो हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़े और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में बिना किसी की नजर में आए दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वो कंपाउंड के पास पहुंचे, मिशन में पहली बड़ी गड़बड़ी हो गई। कंपाउंड की ऊंची दीवारों की वजह से हवा का दबाव बिगड़ा और एक हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर क्रैश लैंड हो गया। मिशन शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ गया था, लेकिन सील्स रुके नहीं। उन्होंने तुरंत प्लान बदला, दीवार को धमाके से उड़ाया और अंदर घुस गए। अगले 40 मिनट शायद दुनिया के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक थे। चलिए देखते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर मंजिल दर मंजिल असल में हुआ क्या। पहली मंजिल पर उनका सामना हुआ अबू अहमद और उसके भाई से।
एक छोटी लेकिन जबरदस्त मुठभेड़ में दोनों मारे गए। टीम सावधानी से दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां बिन लादेन का बेटा खालिद हथियार लेकर इंतजार कर रहा था। उसे भी मार गिराया गया। अब सिर्फ एक ही मंजिल बची थी, तीसरी मंजिल, जहां उनका असली निशाना था। तीसरी मंजिल पर हवा में जैसे तनाव खुल गया था। कमांडो ने धीरे से दरवाजा खोला। अंधेरे कमरे में एक लंबा, दाढ़ी वाला शख्स खड़ा था। वही चेहरा जिसे ढूंढने में दुनिया ने एक दशक लगा दिया था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर एक सील कमांडो ने ट्रिगर दबा दिया। टीम ने फौरन उसकी पहचान की पुष्टि की, डीएनए सैंपल लिए और फिर व्हाइट हाउस में इंतजार कर रही टीम को एक कोडेड मैसेज भेजा गया, जेरोनिमो EKIA। इसका मतलब साफ था, एनिमी किल्ड इन एक्शन, यानी दुश्मन कार्रवाई में मारा गया है। 10 साल लंबी तलाश खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, बल्कि 9/11 से शुरू हुए डर के एक युग का अंत था। लेकिन इस मिशन के बाद दुनिया पर इसका क्या असर हुआ, चलिए जानते हैं। तो सील टीम अपने साथ सिर्फ बिन लादेन का शव ही नहीं लाई, बल्कि भारी मात्रा में खुफिया दस्तावेज और हार्ड ड्राइव भी लेकर आई। डीएनए टेस्ट ने 100% कंफर्म कर दिया कि मारा गया व्यक्ति ओसामा बिन लादेन ही है। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कब्र समर्थकों के लिए कोई तीर्थ स्थल न बन जाए, उसके शव को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफना दिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया को संबोधित किया। उनके शब्द इतिहास में दर्ज होने वाले थे। आज रात मैं अमेरिकी लोगों और दुनिया को बता सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया है। जैसे ही ये खबर आई, पूरे अमेरिका में, खासकर न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर, लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिकी झंडे लहरा रहे थे, नारे लग रहे थे और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, ये 10 साल के दर्द और इंतजार के बाद मिली राहत और न्याय की एक रात थी। द सिस्टरहुड की उस जबरदस्त मेहनत से लेकर सील टीम 6 की बेमिसाल बहादुरी तक, ये मिशन दिखाता है कि कैसे पक्के इरादे और सहयोग से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक इंसान की तलाश पूरी दुनिया की कहानी बन जाती है और एक रात इतिहास की दिशा बदल सकती है।